डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 24, और इस चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति। तो हमारा देश अपनी संस्कृति की वजह से ही एक बहुत बड़ा पहचान बनाई हुई है और पूरे विश्व में विश्व गुरु का दर्जा रखती है हमारा देश। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है, यहाँ का ज्ञान है, वो अब किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं या जो कुछ भी इस तरह की जो रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा है, वो सारे अपने देश में अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। भारतीय संस्कृति को भले ही वह एक समय के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि नहीं, उससे बढ़कर हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का रीति रिवाज है, लेकिन अंततः उसे यह मानना पड़ता है कि भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कृति जो सिखाती है वो विश्व में और कहीं मिलने वाली नहीं है। तो चलिए, इसी से संबंधित हमारा ये आज का चैप्टर है और इसको हम पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का इतिहास बहुत प्राचीन है। सबसे पहले हमें संस्कृति शब्द को समझना होगा। संस्कृति का सामान्य अर्थ है मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप आदि। वास्तव में संस्कृति का निर्माण एक लंबी परंपरा के पश्चात होता है। संस्कृति विचार और आचरण के वे नियम और मूल्य हैं जिन्हें कोई समाज अपने अतीत से प्राप्त करता है। अतः कहा जा सकता है कि इसे हम अपने अतीत से विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक विशिष्ट जीवन शैली का नाम है। प्रायः सभ्यता और संस्कृति को एक ही मान लिया जाता है, परंतु इसमें भेद है। तो हम अपनी संस्कृति को प्राचीन हिंदुस्तान से या अपने पूर्वजों से कहें तो वहाँ से हमें विरासत के रूप में मिला हुआ है। तो प्राचीन काल में हमारे देश में ऋषि मुनि रहा करते थे और वे जिस जीवन शैली को अपनाए थे वही हमारी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति बन गया। तो संस्कृति यहाँ पे दो शब्द दिया हुआ है, सभ्यता और संस्कृति। तो यह एक जैसी लगती जरूर है लेकिन एक जैसी है नहीं। जैसे संस्कृति को यहाँ पे बतलाया गया है कि सभ्यता, इन दोनों में भेद बतलाया गया है, इनमें भेद है। सभ्यता का अनुमान भौतिक सुख सुविधाओं से लगाया जा सकता है, जबकि संस्कृति में आचार विचार पक्ष की प्रधानता होती है। इस प्रकार सभ्यता को शरीर माना जा सकता है तथा संस्कृति को आत्मा। वैसे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे एक विशेष भेद बतलाया गया है, यहाँ पे दोनों में विशेष अंतर बतलाया गया है कि एक शरीर है और दूसरा उसकी आत्मा है। मतलब संस्कृति जो है वो आत्मा है और सभ्यता शरीर है। तो इसी से हम समझ सकते हैं शरीर और आत्मा दोनों अगर एक दूसरे से अलग हो जाए तो फिर किसी तरह का कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम भारतीय संस्कृति के स्वरूप पर विचार करते हैं। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। तो बहुत पहले से ही, जिस समय हम वैदिक काल या उससे पहले से हमारा जीवन जो चल रहा था, उस समय से ही भारतीय संस्कृति अपने आप को प्राप्त कर चुकी है और हम उसी को जानते हैं, उसी के आधार पर जीवन जीते हैं। भारतीय संस्कृति अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। यह कब और कैसे विकसित हुई, यह निश्चित रूप से कहना सरल नहीं है। भारतीय संस्कृति को भली प्रकार समझने के लिए हमें इसे 3 चरणों में बांटना होगा। फर्स्ट में आ गया वैदिक काल। तो वैदिक काल जब वेदों की रचना हुई थी। भारतीय संस्कृति का परिचय हमें वेदों से ही मिलने लगता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो यह सवाल जो है हमेशा ही हमारे सामने आ जाता है कि वेद कितने हैं। तो वेद 4 हैं और चारों वेद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस काल के साहित्य से ज्ञात होता है कि उस युग में समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में बंटा था। तो यह चीज़ हम महाभारत काल में भी देख चुके हैं। उस समय से ही ये चीज़ चलता आ रहा था। 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले वर्णों का आधार कर्म था, न कि जन्म। मतलब कर्म के अनुसार से उसके वर्ण को चुना जाता था। समय बीतने के साथ साथ सामाजिक स्थिति में बदलाव आया तथा जाति प्रथा प्रचलित हो गई और वर्ण जन्म के आधार पर माने जाने लगे। अब जिस तरह से कर्म के अनुसार उसके वर्ण माने गए थे, लेकिन उसी अनुसार लोग अपने, कहने का मतलब है कि अपने पूर्वजों के अनुसार वो काम करते गए, इसीलिए वर्ण जो है जन्म के आधार पर माने जाने लगे। कहने का मतलब है कि अगर वैश्य का बच्चा है तो उसे वैश्य ही माना जाएगा। इस तरह से प्रचलित हो गया, समाज में स्थिति में बदलाव आ गया। भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने समाज में पनपी बुराइयों को रोकने का प्रयास किया। इन्होंने मानव धर्म को स्थापित कर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया। इन्होंने अहिंसा, प्रेम, सत्य आदि भावों को विकसित किया। तो लोगों के बीच जो है यह उपदेश उन लोगों ने दिया, लोगों को
धर्म के मार्ग पे चलने को बतलाया और उन लोगों ने एक एक धर्म की भी स्थापना की, जैसे कि महावीर जैन, भगवान महावीर जो है जैन धर्म की स्थापना की और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना की है। अगले पेज में यहाँ पे दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक का काल हमारे इतिहास का सर्वोत्तम काल माना जाता है। इस काल के शासकों ने धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला आदि को बढ़ावा दिया। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में महान साहित्य रचा गया। महाकवि कालिदास इसी युग में हुए। भारतीय और यूनानी कलाओं के मेल से कला की नई शैलियाँ विकसित हुई। तो हमारे देश का चंद्रगुप्त मौर्य काल मतलब चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक, इसका एक सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा युग माना जाता है, जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस काल में हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें विकसित हुई, लेकिन बाद में कई इस तरह की समस्याएं आई और हमारा देश बिखर गया। लेकिन अभी जो स्थिति है वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम उस स्थिति को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। मध्यकाल में आ गया। इस काल में इस्लाम धर्म के आ जाने से एक नई संस्कृति ने जन्म लिया। समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बंट गया। बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी बुराइयां समाज में पनपने लगी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म अनेक शाखाओं में बंट गया। इन विषम परिस्थितियों में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन चलाया। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म, जब तक गौतम बुद्ध थे तब तक तो बौद्ध धर्म का एक ही मार्ग था, उसका कोई शाखा नहीं था, किसी तरह से वो बटा हुआ नहीं था। लेकिन जब गौतम बुद्ध नहीं रहे तो उनके जो अनुयायी थे उनमें कई तरह के तर्क वितर्क होने लगे और वे अपने ही धर्म को मतलब बौद्ध धर्म को ही बांट दिए, अलग अलग भागों में उसको बांट दिया गया। इस चीज़ को आपको इतिहास में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, हिस्ट्री में। उसके बाद जैन धर्म को भी लोगों ने, उनके अनुयायियों ने उसे भी बांट दिया था। तो अलग अलग लोग भी आए, भक्ति आंदोलन चलाए और दक्षिण में अड़ियार तथा आलवार भक्तों ने भक्ति की धारा प्रवाहित की। रामानुजाचार्य तथा वल्लभाचार्य ने उत्तर भारत की यात्रा की। ईश्वर भक्ति दो रूपों में बट गई, सगुण और निर्गुण। इस तरह से लोग सगुण और निर्गुण में भक्ति को भी बांट दिया। आगे चलकर तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नानक, रैदास, जायसी आदि संतों, सूफियों ने अपनी वाणी के द्वारा भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। तो वाणी से अर्थात है कि वे लोग जो है आध्यात्मिक या धार्मिक गीतों को गाकर या फिर उपदेश देकर उन्होंने भारतीय संस्कृति को बनाए रखा। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, पंजाब में गुरु नानक देव, राजस्थान में मीराबाई, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तथा दक्षिण में संत तिरुवल्लुवर जैसे महापुरुषों ने भारतीय संस्कृति को अपनी वाणी से सींचा। तो हमारी संस्कृति को और अधिक अच्छी तरह से जानने के लिए यहाँ जितने भी नाम दिए हुए हैं, अगर इनके जीवनी को पढ़ते हैं तो हम अपनी संस्कृति को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आगे देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का अर्थ है कि हम लोग जिस समय में, जिस काल में हम लोग रह रहे हैं वही आधुनिक काल है। इसी काल में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हुआ। इस काल में समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए अनेक अभियान चलाए गए। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने इस काम में पहल की। तो राजा राम मोहन राय का हमेशा ही नाम आता है। इसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की। उत्तर भारत में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का गठन किया। तो इन लोग भी भारत में जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनके खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई किया था। सती प्रथा के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने लड़ा और उसको समाप्त करवाया। इसीलिए इनका नाम हमेशा आता है और आता ही रहेगा। उसके बाद आर्य समाज का गठन किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी बहुत बड़े एक धर्मगुरु थे और लोगों को उपदेश दिए। इनका एक आज विचारधारा चलता है, तो आर्य समाज के नाम से गठित है। भारतीय संस्कृति के मूल्यों को पुनः स्थापित करने में महर्षि अरविंद तथा बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मार्ग चुनकर सत्य और अहिंसा की भावना को बढ़ावा दिया। इस काल में भारतीय संस्कृति का जो रूप विकसित हुआ उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई तथा सिखों ने एक साथ मिलकर सहयोग दिया। यह भारत की मिलीजुली संस्कृति ही है। तो इस तरह की संस्कृति विकसित हुआ जहाँ पे कई समुदाय के लोग थे और सभी ने इसे स्वीकार किया। परंतु फिर भी आज के समय ऐसा है कि इसमें बीच बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है। आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा इन सभी के बीच अलगाव हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। कई बार स्थिति ऐसा आता है कि जो हम एक शिक्षित लोगों से उम्मीद नहीं कर सकते वैसा ही कार्य वे करके निकल जाते हैं। इसीलिए ऐसा संभावना हो सकता है कि कल दिन हमारा देश और भी बढ़ जाए। तो चलिए आगे पेज देखते हैं। ये अंतिम पेज है इस चैप्टर का,
इस स्टोरी का, उसके बाद इसका कुछ क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो आ जाएगा। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता अनेकता में एकता है। हमारे देश की संस्कृति का सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनेकता में एकता, मतलब कई तरह के लोग हैं, कई तरह के रीति रिवाज है, अलग अलग रहन सहन है, वेशभूषा अलग अलग है, फिर भी सभी लोग एक हैं। हम इस देश को अपनी माँ समझते हैं और इसकी रक्षा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करे तो उसको देश में इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। इस देश में प्राकृतिक विभिन्नताएं तो इतनी गहरी है जितनी एक महाद्वीप के अंदर ही नज़र आ सकता है। जलवायु, खान पान, वेशभूषा, भाषा आदि में अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, पर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है। ऊपरी तौर पर चाहे यह भिन्नता दिखाई देती हो, पर अपने आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सांस्कृतिक एकता बनी हुई है। यही कारण है कि भारत में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। तो यहाँ कई तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग जैसे कि हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम लोगों को पता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट 10 किलोमीटर के अंतराल में ही, कहा जाता है इंडिया में कि 10 किलोमीटर में वानी और पानी यहाँ पे बदल जाती है। पानी की स्वाद भी आपको अलग मिलने लगेगा और वानी मतलब लोगों का लैंग्वेज जो भाषा है वो आपको डिफरेंट मिलने लगेगा। ये चीज़ें हम हिंदुस्तानी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर कोई विदेशी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे घूमे फिरे, तो उसे पता चलेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा बदलाव है, थोड़े ही दूरी पर काफ़ी बदलाव है। तो इतनी बदलाव जो है एक महाद्वीपीय मतलब महादेश में इस तरह का बदलाव देखा जाता है, लेकिन हमारे देश में ही इतनी सारी बदलाव देखने को मिल जाती है। इसमें जलवायु से लेके खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, भाषा, सारा कुछ में बदलाव देखने को मिल जाता है। इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी हमारा देश एक है और समय पड़ने पर हम सब एक हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में अहिंसा को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। यहाँ त्याग की भावना को बढ़ावा दिया गया है। हमें याद रखना होगा कि हमारी संस्कृति की महानता है कि अब संसार की अनेक प्रसिद्ध जातियाँ नष्ट हो गई है, तब भी हम अपना गौरव बनाए रखे हैं। हमारी संस्कृति में गतिशीलता, लचीलापन तथा ग्रहणशीलता के गुण हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रसाद जी के शब्दों में हम यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो हम लोग इस तरह के संचय मतलब हम जो कमाते हैं विशेष रूप से हम उसे दान जरूर करते हैं। अतिथि हमारे मतलब अतिथिगण जो कोई भी हमारे द्वार पे आ जाता है हम उसे देवता समझते हैं। हो सकता है कि भगवान ही आ जाए, ऐसा भी होता है, इसीलिए हम अतिथि को देवता समझते हैं। अतिथि देवो भव। वचन में सत्य मतलब हिंदुस्तानी लोग अक्सर झूठ ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, वो सत्य ही बोलते हैं। हृदय में तेज, और क्योंकि वो उनके अंदर झूठ नहीं होता है इसलिए उसके हृदय में, उसके सोच में, उसके कर्म में तेज होता है। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, मतलब है कि हम जो प्रतिज्ञा ले लेते हैं, अगर हम किसी को शरणार्थी को हम बचाने का उसका प्रतिज्ञा, शरणार्थी का अर्थ ही होता है शरण देना मतलब उसकी रक्षा करना, तो फिर हम उस प्रतिज्ञा को निभाने में भी अटल रहते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ दिया हुआ है, तो संभवतः शब्दार्थ इसके अलावा और दिया हुआ हो तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इससे अधिक शब्दार्थ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, 11 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोगों को ये रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान का इसका हालांकि मैं आपको एक सपोर्टिंग वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं थे, तो इस वीडियो में आपको टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे भरने के लिए जो है इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर सपोर्टिंग वीडियो में जो दिया हुआ है उसका आंसर देख सकते हैं, वहाँ पे तो दिया ही है। उसके बाद यहाँ पे प्रत्यय और उपसर्ग दिया गया है, भाषा अध्ययन से और विशेषण बनाओ, जैसे गतिशीलता का गतिशील लिख सकते हैं। इसके अलावा और इसमें कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से दिए होंगे। चलिए लास्ट पेज का देख लेते हैं। ये है इस चैप्टर का लास्ट पेज। यहाँ पे संधि करने के लिए कहा गया, जैसे सर्व जोड़ उत्तम तो सर्वोत्तम हो गया, इसी तरह से इसको संधि करना है। जैसे महाजोड़ उत्सव तो महोत्सव हो गया, सूर्योदय हो गया, राज्योत्सव हो गया, इस तरह से और दिया हुआ है। तो यहाँ पे आचार और व्यवहार, तो जैसे आचार और व्यवहार लिखा गया है, जैसे रहन सहन तो रहन और सहन, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। इसमें और 5 इस तरह का लिखने के लिए कहा गया है, तो ये इतना आवश्यक नहीं है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन जो है
कभी कभार एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं और अगर मिल भी जाते हैं तब भी आप इसको बना सकते हैं। इसके बीच में और लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसके अर्थ लिखने हैं प्रधानता, तो और इसका अर्थ लिखकर वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। तो चलिए आगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वचन बदलकर पुनः लिखो, तो यहाँ पे इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें वहाँ अनेक सुविधाएँ प्राप्त थी। हमें मतलब कई लोग हैं, तो इसको हम कर सकते हैं मुझे वहाँ एक सुविधा प्राप्त थी। अनेक है तो एक हो जाएगा और सुविधाएं हैं तो सुविधा हो जाएगा। मुझे वहाँ एक सुविधा प्राप्त थी। इस तरह से करके आप इसको वचन को बदलकर वाक्य को पुनः लिख सकते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बनाकर दे देता हूँ। यह है चैप्टर 24 का क्वेश्चन आंसर। संस्कृति शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या आता है। संस्कृति का सामान्य अर्थ है मानव जीवन के दैनिक आचार व्यवहार, रहन सहन तथा क्रियाकलाप आदि। इसमें मनुष्य का विचार व आचरण आता है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। सभ्यता भौतिक सुख सुविधाओं को कहा जाता है, जबकि संस्कृति में आचार विचार होते हैं। जहाँ सभ्यता शरीर है वहीं संस्कृति उसकी आत्मा है। सभ्यता पूर्वजों से प्राप्त धरोहर है, जबकि संस्कृति नए विचार सिद्धांत एवं क्रियाकलाप को कहते हैं। वेद कितने हैं, उनके नाम लिखो। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वर्ण और 4 आश्रम कौन कौन से हैं। 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। भारतीय संस्कृति के विकास में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का क्या योगदान है। भारतीय संस्कृति के विकास में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने समाज में पनपी बुराइयों को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने मानव धर्म को स्थापित कर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाया। किस काल को भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम काल माना जाता है और क्यों। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन तक का काल हमारे इतिहास का सर्वोत्तम काल माना जाता है। इस काल में धर्म, दर्शन, साहित्य, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला का सर्वाधिक विकास देश में हुआ। मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ आ गई। मध्यकाल में इस्लाम के आ जाने से समाज अनेक धर्म संप्रदायों में बंट गया। बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में आ गई। ऐसी विषम परिस्थितियों में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन चलाया। 5 संत कवियों के नाम लिखो जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनी वाणी से सींचा। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक देव, मीराबाई इत्यादि संत कवियों ने भारतीय संस्कृति को अपनी वाणी से सींचा। आधुनिक काल में समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास हुए। आधुनिक काल में समाज में फैली बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए अनेक प्रयास हुए। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का गठन किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का बढ़ावा दिया। अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करो। हमारे देश में खान पान, वेशभूषा और प्राकृतिक विभिन्नताएं अद्भुत है। ऊपरी तौर पर चाहे यह भिन्नता दिखाई देती हो, पर आचार विचारों की एकता के कारण यहाँ सांस्कृतिक एकता बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालो। भारतीय संस्कृति में अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। इसके अलावा हमारी संस्कृति में गतिशीलता, लचीलापन तथा ग्रहणशीलता के गुण हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण हमारी संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भाषा अध्ययन से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अलग करके लिखने के लिए कहा गया है। तो जो पहला भाग है यहाँ पे कोमा के पहले जो दिया हुआ है वो उपसर्ग है और उसके पीछे वाला जो दिया हुआ है वो प्रत्यय है। इस प्रकार से सभी शब्द जितने दिए हुए हैं उनका उपसर्ग और प्रत्यय लिख दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे विशेषण बनाओ, तो विशेषण बनाओ का यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आप क्वेश्चन अपने बुक से देख सकते हैं या फिर वीडियो से क्वेश्चन देख सकते हैं और वहाँ से और यहाँ से आप आंसर उसका लिख सकते हैं। उसके बाद संधि करो, तो संधि यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया गया है। और अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयुक्त करो, तो यहाँ पे इसका अर्थ लिख दिया गया है और उसका वाक्य भी बना दिया गया है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।